Audio Jungle. So now students, today I am going to start UPTGT Science 2011 एग्जाम डेट 2016। देखिए 90 वाला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि किसी पदार्थ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है केल्विन स्केल पर, यह बढ़ोतरी बराबर है। ठीक है, तो केल्विन स्केल पर ये बढ़ोतरी कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा विरोधाभास से करेंगे। मान लीजिए कि तापमान जो है वो T1 है। ठीक है, अब इसमें 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा T1 प्लस 27। ये T1 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़ करके हो गया T1 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा T1 प्लस 273। ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया और इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 273 ऐड कर दीजिए तो T1 प्लस 300 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतने केल्विन आ गया। तो अब ये कह रहा कितना बढ़ गया, तो T1 प्लस 300 में से यानी जो इसमें बढ़ोतरी हुई है वो कितने की हुई है, जो इसमें ठीक है इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, तो T1 प्लस 300 माइनस, ठीक है T1 माइनस 273 273, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो देखिए कितना हो गया, 300 में से 273 चला गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 27 केल्विन की इसमें बढ़ोतरी हुई। तो इसका आंसर जो है वो 27 केल्विन आएगा। ठीक है, अब देखिए किसी किसी में इसमें कंफ्यूजन वाली बात है, कहीं कह रहे 300 केल्विन आएगा, लेकिन हमने इसको काफी ठीक है विचार विमर्श किया तो इसका आंसर 27 केल्विन ही आना चाहिए। ठीक है, अगर वो ये कहता कि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसको अगर हम केल्विन, तो केल्विन में उसका मान कितना होगा, अगर ये सीधा सीधा कहता कि केल्विन में उसका मान कितना होगा तो आंसर 300 केल्विन आता। अब वो कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो हमने बढ़ा दिया, T1 माना था फिर 27 बना दिया। अब केल्विन पे तो हमने पहले वाले को केल्विन में बदल दिया, इसको केल्विन में बदल दिया। बढ़ोतरी कह रहा तो कितना बढ़ा, तो बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितना बढ़ा था वो आ गया। ठीक है, केल्विन स्पेस पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान है। तो अब इसमें स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों दिए गए 273.15 दिया, 273.16 दिया, तो इसका ऑप्शन बी 273.16 करेक्ट होगा। अगर 273.16 ना दिया होता, कुछ और दिया होता तो 273.15 केल्विन वाला करेक्ट होता। ठीक है, ये चीज आप लोग प्लीज याद रखिएगा और आप देखना चाहें तो उसको आराम से देखिए जो हमने करके बताया तो थोड़ा सा आप लोग भी उसके बारे में कुछ ठीक है छानबीन करिए तो अपनी नॉलेज बढ़ेगी, तो उससे वो चीज ज्यादा याद रहेगी। दो पिंड तापी शाम में कहे जाएंगे। तापी शाम में मतलब होता है कि उनका टेम्परेचर जो है में जो परिवर्तन है ठीक है वो 0 होना चाहिए, तभी तापी शाम में होंगे। डेल्टा टी बराबर कितना 0, तो डेल्टा टी बराबर 0 का मतलब क्या है कि T2 माइनस T1 बराबर 0, जो तापांतर है वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों के ताप समान होंगे। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, क्योंकि देखिए प्रसार जब होता है इनके बीच के परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, आकार नहीं, परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, क्योंकि इसमें साम्य दूरी होती है। जब उसको गर्म करते हैं तो उनके बीच की जो साम्य दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे लोहे को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब कोई उसको पीटता है ठीक है तो पीटने पर वो क्या बढ़ जाता है, तो गर्म इसलिए किया जाता नहीं, बिना गर्म करे भी जो उसको पीटा जा सकता है, क्योंकि गर्म करने में परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसलिए आसानी से वो फैल जाता है। 94 में क्या है, जब एक कॉपर बॉल को गर्म किया जाता है, देखिए कॉपर तो किसमें अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होगी, तो जो उसका आयतन होगा, क्योंकि कॉपर सॉलिड है ठीक है तो उसका अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में होगी। क्यों होगी आयतन में, ठीक है क्योंकि जब गर्म करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है
4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, ठीक है। और उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब गर्म करोगे तो रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। तो रेडियस जो बढ़ेगी तो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो रेडियस के इसमें आर क्यूब ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आयतन में ही उसके सबसे ज्यादा परसेंट वृद्धि होती है। कह रहे एक बर्तन जिसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है में द्रव भरा है, द्रव का आयतन प्रसार गुणांक गामा है, यदि गर्म करने पर द्रव बर्तन से बाहर निकल जाता है। तो देखिए गामा बराबर 3 अल्फा तब होगा जब ये, ठीक है, साम्य में रहेंगे। गामा बराबर 3 अल्फा होता है जब ये दोनों साम्य में रहेंगे, लेकिन अगर बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, तो गामा बड़ा हो जाएगा किससे, 3 अल्फा से। तो गामा की वैल्यू जो होगी, गामा इज ग्रेटर देन 3 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है पानी का आयतन प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है। इसका जो प्रसार गुणांक होता है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए पानी का आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, न्यूनतम होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट। पानी का जो आयतन प्रसार गुणांक होगा, अच्छा, तो आयतन प्रसार गुणांक जो न्यूनतम होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, 4 पर नहीं होगा, ठीक है। अगर चलिए, तो पानी का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो न्यूनतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है कह रहा साम्य अवस्था में वस्तु के सभी हिस्से समान ताप पर होते हैं। तो साम्य अवस्था में जब होता है 96 बी, अच्छा 4 डिग्री सेल्सियस ही है, सॉरी स्टूडेंट, इसमें मुझे ज्यादा ही, ठीक है। 96 में क्या है, ये 4 डिग्री सेल्सियस ही सही है, 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा, ठीक है। साम्य अवस्था में वस्तु के सभी हिस्से समान ताप पर होते हैं, ठीक है। समान ताप पर वस्तु के सभी हिस्से समान ताप पर होते हैं साम्य अवस्था में, ठीक है। एक मेटल का ऊष्मा चालकता गुणांक, तो देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक जो होता है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चूंकि ये इसका अपना गुण है, स्वाभाविक गुण है इसका, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसलिए इसमें इनमें से कोई भी नहीं होगा। पानी सामान्यतः पानी गर्म होता है, तो पानी जो गर्म होता है वो संवहन विधि से गर्म होता है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक, ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ये किरचॉफ ने हमें बताया था, ये किरचॉफ का नियम है। किसी वस्तु की ऊष्मा धारिता निर्भर करती है, अब देखिए ये 101 वाला है, ठीक है, तो ये ऊष्मा धारिता बराबर होता है ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता का मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी, ये कहलाती है हीट कैपेसिटी, तो ये होता है एम और एस, ठीक है। तो वस्तु की जो ऊष्मा धारिता है वो एक्चुअल में उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, काय के ऊपर निर्भर करती है, द्रव्यमान के ऊपर, क्योंकि एस जो है अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं, मतलब किसी एक मेटल के लिए, तो ऊष्मा धारिता निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर।
किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा, किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है उसकी प्रकृति के ऊपर, ठीक है, कि उसकी प्रकृति कैसी है। ये उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगी। निम्न में से कौन सा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब जो है ये उत्तल दर्पण बनाता है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। अवतल दर्पण के लिए x1 x2 वस्तुतः इसके प्रतिबिंब की फोकस से दूरियां हैं। तो दर्पण की जब ये इसकी फोकस से दूरियां होंगी x1 और x2, ठीक है, उसके फोकस से दूरियां होंगी वस्तु की और प्रतिबिंब की, तो ये फॉर्मूला होता है F बराबर √x1 इंटू x2। ये न्यूटन का फॉर्मूला है, ठीक है, न्यूटन ने फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला दिया था। किसी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, ठीक है, अच्छा आर हैं, तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाता है n-1 कह लीजिए या μ-1 कह लीजिए। ये n जो है वो उसका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये हो जाएगा 1/r, ठीक है, -1/r। ये फॉर्मूला होता है, यानी 1/r1 माइनस r2 होता है, ये होता है। लेकिन दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, ठीक है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, तथा इनके पदार्थ का अपवर्तनांक है, इनकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे एक ये प्लस में होगी और ये माइनस आ जाएगा, तो 1/r1 प्लस 1/r2। तो देखिए 1 यहाँ से हम हटाए दे रहे हैं क्योंकि दोनों की सेम है। बस अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 1/f इक्वल टू, ये अपवर्तनांक का मान दिया है 1.5 माइनस 1, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए डेनोमिनेटर सेम है, तो ये 2/r आ जाएगा। 1.5 में से 1 चला गया, ठीक है, तो ये 0.5 आ गया इंटू 2/r। सॉल्व करोगे तो r आ जाएगा, ठीक है, 1/r, ठीक है, ये 1/r। तो 1/f इज इक्वल टू 1/r आ गया। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। फिर किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है लाल रंग के लिए, ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे होता है म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ², ठीक है, म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ²। तो लैम्डा जो है किसका कम होता है, तो बैगनी रंग का लैम्डा सबसे कम होता है, तो कम होता है, तो इसका अपवर्तनांक इसलिए क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए उसका अपवर्तनांक जो है वो महत्तम हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये f होती है, वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो f होती है, ठीक है, मतलब इससे कम दूरी पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी, क्योंकि ये हमें पता है कि अगर रेज जो है इनफाइनाइट अनंत से किरणें आ रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, उसके पहले इसमें नहीं बनता है, ठीक है, तो जो कि यहाँ कह रहा है न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, ठीक है, तो फोकस से पहले इसका इमेज जो है वो नहीं बनेगा। तो 107 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेंसों का अवर्णक समायोजन बनाता है, ठीक है, तो जो लेंसों का अवर्णक समायोजन बनाता है वो प्रतिबिंब बनाता है जो अपवर्तनांक की तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता है, ये अवर्णक संयोग होता है, ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो अपवर्तनांक की तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है।
व्यतिकरण सिद्ध करता है। तो देखिए व्यतिकरण जो है वो तरंग प्रकृति को दर्शाता है, वितरण किसको दर्शाता है, तरंग प्रकृति को दर्शाता है। आप कह रहे प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, तो प्रकाश को ध्रुवित जो है जितनी भी विधियां दी गई हैं इन सभी विधियों से हम जो है उसको ध्रुवित कर सकते हैं। ठीक है, 11 में क्या है देखिए, चलिए इतने 110 तक हमने कर दी, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।